हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्ट बी एनर्जेटिक, डायनेमिक एंड कंसिस्टेंटली परसिस्टिंग योर वर्क। ओके फाइन। आइए, इस बीच में एक लंबा अरसा हुआ आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हुए। बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आए हैं। तैयारी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या उम्र होती है, और उन सब प्रश्नों का एक साथ जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले भारत की सबसे सम्मानजनक परीक्षा, और इसके लिए योग्यता सिर्फ स्नातक। स्नातक का मतलब आप बीए हैं, आप बीएससी हैं, आप बीकॉम हैं, आप बीटेक हैं, आप बीई हैं, आप एमबीबीएस हैं, आप एमबीए। किसी भी हालत में आपको सिर्फ स्नातक परीक्षा की डिग्री की दरकार है। और अगर आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, सपोज आप बीएससी में हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, यू मे अपीयर। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान शर्त किसी और परीक्षा की होती हो। देन देयर इज अ सर्टेन एज लिमिट। एक चीज़ मैं बताऊं कि इसकी एज का निर्धारण 1 अगस्त से होता है। सपोज दिस इज 2020, आप अपीयर होना चाहते हो, सो 1 अगस्त 2020 को योर एज मस्ट बी 21 प्लस। फाइन, कैलकुलेट कर लीजिए कि जिस साल आप अपीयर होना चाहते हैं उस साल 1 अगस्त को आपकी एज दैट मस्ट बी 21 प्लस, और आप उस साल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हो। एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स एज लिमिट है। बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है, और शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स है। देयर इज अ स्लाइट डिस्क्रिमिनेशन, ये मानते हुए कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि व्यक्ति की सफलता का निर्धारक कारक होती है। फाइन। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इसी तरीके से हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, दे मे टेक 6 अटेम्प्ट्स। और आपको बताऊं कि प्रीलिम्स में अपीयर होने से आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। देन बैकवर्ड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आती है कैटेगरी, ये 9 लिमिट्स हैं। एंड फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इंडेफिनिट लिमिट अप टू 37 ईयर्स एज। फाइन। आइए चलते हैं अपने एग्जामिनेशन की तरफ। यूजुअली दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है और बताई जाती हैं संभावित वैकेंसी, जो सामान्य तौर पर 700 से लेकर के 900 के आसपास होती हैं। आपको एक फॉर्म भरना होता है विद वेरी नॉमिनल फी। मैं बताऊं, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता, सब सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म है। और जून के महीने में, इस बार कोविड की वजह से लेट हो गया, अदरवाइज जून के महीने में ये एग्जामिनेशन होता है, जो पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। एक चीज़ बताऊं आपसे, ये क्वालिफाइंग है। फाइन। दूसरा, 2 पेपर होते हैं इसमें, सुबह और शाम। प्लीज़ फॉर्म भरने में जल्दी करिएगा, क्योंकि जल्दी करने से आपको बेहतर सेंटर मिलते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेंटर। ओके, सो 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का होता है और एक CSAT का होता है। CSAT का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एक मल्टीपल डायमेंशन क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसमें आपसे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी होंगे, रीजनिंग भी होगा इसमें कुछ जनरल हिंदी भी होगी, कुछ जनरल इंग्लिश भी होगी। एंड दिस पेपर इज क्वालिफाइंग ओनली, माइंड इट। द CSAT पेपर इज क्वालिफाइंग। एंड नाउ इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज पेपर इज़ ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। और मैं आप सबको सलाह दूंगा कि यथासंभव प्रश्नों को छोड़िए मत। देन द सेकेंड वर्जन, जनरल स्टडीज़। See, this general studies having 7 dimensions: history, geography, polity, economy, science and technology, ecology and current events. फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड करंट इवेंट्स। और एक पूरी लय है इन सब्जेक्ट्स के बीच में। सबसे पहले मैं किताबों के बारे में बताऊं, क्या पढ़ना है आपको। एक चीज़,
इन सभी सब्जेक्ट्स की जो मैंने 6 सेगमेंट बताए हैं, इनके +2 लेवल तक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दैट मीन्स कक्षा 12 तक की इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, कक्षा 12 तक के आपको नागरिक शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए। माइंडेड थोड़ा सा वर्जन है, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस होती है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, हमारी राज्य व्यवस्था। वहाँ पर इकोनॉमिक्स होती है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। ओके फाइन। सो 200 पेपर का एक क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं। ऑफ कोर्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि 15 के अराउंड क्वेश्चन हर सेगमेंट से पूछे जाते हैं। सो इतना विस्तृत दायरा ये बताता है कि पढ़ाई की एक व्यापक रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले आप एक बढ़िया एटलस लीजिए, अपनी स्टडी टेबल के सामने इंडिया, एशिया और वर्ल्ड का कम से कम प्राकृतिक मैप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप कोलंबिया पढ़ रहे हैं तो तुरंत इमेजिन होना चाहिए कि कोलंबिया यहाँ पर है। कोलंबिया एक शब्द नहीं है, कोलंबिया एक जगह है। फाइन। सो पूरी पढ़ाई में याद रखिए कि हर शब्द एक प्रतीक है और उस प्रतीक को आपको जागृत करना है। एक गाइड परचेज कर लीजिए। गाइड से ये होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलती, वो एक जगह कंपाइल फॉर्म में मिल जाती हैं। सेकंड, गाइड में हर चैप्टर के अंत में MCQs होते हैं। ये बेहतर रणनीति है कि पूरे पेपर के MCQ करने के बजाय पहले चैप्टर बेस MCQ किए जाएं। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके MCQ करते जाइए। फाइन। सो हमने बताया एक एटलस, कक्षा 12 तक की NCERT की बुक्स, देन एक गाइड जनरल स्टडीज़ की यूनिक में, यूनिक और टाटा मैकग्रा हिल्स दोनों अच्छे पब्लिकेशन हैं जो आपको सूट करे। फिर मैं कहूँ कि टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइड के लिए उसके पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ उनको देख करके गाइड लीजिएगा। देन अ न्यूज़पेपर, कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर। मुझे व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तान प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो लैंग्वेज अच्छी है और दूसरा इसके हर पेज के ऊपर आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व दिया होता है। सो एक अच्छी शुरुआत होती है दिन में जानकारी की तरफ बढ़ने के लिए। देन मैगजीन्स, ऑफ कोर्स प्रतियोगिता दर्पण इतने सालों में आज भी अपना वजूद बनाए हुए है, उसकी गुणवत्ता बरकरार है। सो वन मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, आजकल और योजना, इन दोनों को लगातार अपने पास रखिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं। देन प्रत्येक विषय का करंट इवेंट्स जरूर तैयार रखिए। अगर प्रधानमंत्री बोध गया गए हैं ना, तो ये इतिहास का दायरा है, प्रश्न पलट करके आ सकता है। हर सब्जेक्ट को करंट इवेंट्स और इतिहास से जोड़ करके देखिए। आज की परंपरा GS की पूछे जाने की यही है। शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए। अगर आपसे गंगा नदी पूछा जा रहा है ना, तो एक बेहतर रणनीति है कि ओके फाइन, गंगा यहाँ से निकलती हैं, इस जगह से ऐसे आएंगी, यूँ मुड़ करके ऐसे बांग्लादेश की तरफ चली जाएंगी। द थिंग इज़ वेरी क्लियर। यमुना थोड़ा सा और ऐसे आएंगी। चीज़ों को सिंबलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करिए। ये जो 7 सेक्शन मैंने बताए जनरल स्टडीज़ के, देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें से एक हिस्सा आपका बेहतर परिचित है और 2 आपके दोस्त हैं। आप साइंस स्ट्रीम के हो ना, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपसे परिचित है, इकोनॉमिक्स में भी ज्योग्राफी आपको अच्छी लगती हो। आप आर्ट्स स्ट्रीम हैं तब भी आपको सपोर्टिंग मिल जाएंगे। सो हर विद्यार्थी के लिए 1-2 फेवरेट सेक्शन है, 1-2 अछूते सेक्शन हैं। इसका कट ऑफ 120 के आसपास रहता है। माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। सो योर जजमेंट मस्ट बी वेरी प्रॉपर और इसकी बार बार प्रैक्टिस की जानी चाहिए। यहाँ पर परीक्षा आपके ज्ञान की नहीं होती, नो, आपकी जजमेंट टेकिंग कैपेसिटी की है। सो बार बार इसको इम्प्रूव करते रहिए, जजमेंट टेकिंग कैपेसिटी को। एक बात और बताऊं, UPSC की आदत है बहुत लंबे लंबे प्रश्न देते हैं। सो योर रीडिंग स्किल मस्ट बी वेरी पावरफुल, अदरवाइज प्रश्न पीछे रह जाएंगे कहीं। सो यू मे क्वालिफाई बाय 110, 110, 120 से। लेकिन एक बात कहूँ कि जो कमजोरी आपकी प्री में रह जाती है ना, वो आपको मेंस में प्रभावित करती है। मान लीजिए कि मुझे गेम्स वाला सेक्शन अच्छा नहीं लगता, मैं प्री क्वालिफाई कर सकता हूँ, बट मेंस में इसके 15 या 25 नंबर मुझे रोक देंगे।
सो प्लीज़ किसी भी सेक्टर को मत छोड़िए। नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, फिर भी उस फीलिंग के साथ अपीयर होइए कि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसके नेक्स्ट डे हम मेंस की तैयारी करने के लिए बैठ जाएंगे। 2 महीने का अंतर होता है मेंस और प्री के बीच में, प्री के रिजल्ट डिक्लेरेशन और प्री के एग्ज़ाम के बीच में। इसमें जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बाजी मार लेते हैं, और जो कशमकश में हैं कि रिजल्ट निकलने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली अधिकतर उनके हाथ में सफलता ही हाथ आती है। सो ये एक पूरा कंक्लूज़न था। मैंने आपको बताया आपकी क्या एज होगी, आपके क्या अटेम्प्ट्स हैं, कैसे तैयारी शुरू करें, कितने बेस का होता है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। फाइन। और उसके बावजूद गर्व करिए इस बात पर कि आपको जो आता है वो प्री क्वालिफाई करवाने के लिए पर्याप्त है, बस उसको लगातार अपडेट करते रहिए। सो विद वन सिंगल लाइन, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त बस ये है करीने से तराशा जाए। आइए तराशते हैं एक नई दुनिया की तरफ बढ़ने के लिए। विद अ न्यू कॉन्फिडेंस हम होंगे कामयाब।